Very good evening, students. Am I audible to you all? Clear? Yes? Okay. Fantastic. Fine. Before going ahead, I would like to ask you all, what have we done last time? Have you completed second chapter? Anything is left out of it? No, na? We have completed second chapter, correct? So our first and second chapter are completed. Yes? The last part was physical and chemical change. Am I correct? Yes? Yes. Okay, Sonam. Thank you. Yes, Shweta. Thank you. Fine. So today we are going to begin. Today we will begin with a new chapter. Okay. So for that purpose, I would like to ask you all few questions. Now, we have always seen everything around us is occupying some space or the other, right? Ever since our childhood, हम लोग ये सीखते आए हैं कि हमारे आजू बाजू में जो भी चीजें हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, करेक्ट? धीरे धीरे हमको पता चलने लगा कि जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उन चीजों को हम क्या कहते हैं साइंटिफिक टर्म में? यस, मैटर. एक्सेलेंट. सफ्यूर. यस आर्यन, प्रिशा. करेक्ट. जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो चीजों को हम मैटर ऐसा कहते हैं. अब मैटर जो भी स्पेस हमारे आजू बाजू में ऑक्यूपाई करता है वो चीज होती है मैटर. ऑलराइट. तो क्या हम बोल सकते हैं कि कोई भी तरह का मैटर उसके कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं या फिर उसके अंदर सब पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, सब सेक्शन भी हो सकता है? यस. हम क्या मैटर को जूम कर सकते हैं और उसके अंदर का छोटे से छोटा भाग देख सकते हैं? यस, एवरीबडी सेइंग यस. ऑल राइट. अगर मैंने किसी मैटर को जूम किया और उसमें छोटे से छोटा भाग देखना चाहा तो सबसे छोटा भाग क्या होगा उसका? वाया माइक्रोस्कोप. यस, एक्सेलेंट. एब्सोल्युटली. वेरी गुड स्टूडेंट्स. तो वो रहेगा छोटे से छोटा हिस्सा मैटर का एटम रहेगा. ओके okay? जैसे आप लोगों ने बताया सबसे छोटा हिस्सा अगर मैं उसको माइक्रोस्कोपिक वे में जूम करूंगी तो वो रहेगा एटम्स. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. आई होप everybody can see my screen. One moment, I'll share my screen. um Excuse me, ma'am, I will need co-host rights to share my screen. Vaishali, ma'am? Okay. ओके, जब तक कि मैम अरेंज कर लेते हैं को-होस्ट राइट्स तब तक हम आगे बढ़ते हैं. तो सबसे छोटा हिस्सा जो हमें नजर आता है कोई भी चीज का उसे हम मैटर कहते हैं और मैटर का सबसे एकदम अंदरूनी हिस्सा है, ओके, जिसे हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर. डू यू अग्री विथ मी? यस और नो? यस और नो? ओके. सो एटम्स जो है उसके कुछ हिस्से भी होते हैं. डू यू अग्री विथ मी? अगर आप एटम को अच्छे से देखोगे, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को देखोगे, ठीक है, तो उसके कुछ हिस्से भी रहेंगे. यस. आते हैं उन हिस्सों की तरफ. ओके. उन हिस्सों की तरफ आते हुए मैं आपके साथ एक
Can you see my whiteboard, everybody? Not yet. एक minute, हाँ. Visible? Visible class? Yes? Not yet. एक minute. Is this correct? Not yet shared. ऐसे कैसे नहीं शेयर हुआ है? Not visible? Link has come. अच्छा ठीक है, एक मिनट. Just wait, just wait, just wait. चलो, ये भी हम बाद में कर लेंगे. पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं. ओके ओके, ऑल राइट. ठीक है. सबसे ओके, टिंचर ऑफ आयोडीन के बारे में मैं आपको बताऊंगी श्वेता. आई विल कम टू दैट पार्ट. जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे आई विल कम टू दैट पार्ट. बिफोर गोइंग अहेड, एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर, सबके पास एनसीईआरटी का ऐप है? एवरीबडी इज हैविंग एनसीईआरटी का ऐप? आप अपनी तरफ टेक्स्ट बुक खोल के रखे हो? थर्ड चैप्टर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. यस क्लास? यस, एक्सीलेंट. तो आपके पास आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो चैप्टर ओपन करके रखे हैं वहां पे देखिए. Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. पहले के टाइम पे कैसा था, माइक्रोस्कोप वगैरह हुआ नहीं करता था. They used to use their intellect. उनकी जो नॉलेज होती थी, उनका जो स्टडी होता था, इतना गहरा और इतना बारीकी से किया हुआ होता था कि वो अपना नॉलेज और इंटेलेक्ट यूज करके फाइंड आउट करते थे कि इसके आगे की स्टेज क्या है या इसके आगे क्या हो सकता है. हालांकि उनके प्रेडिक्शंस जो भी थे सभी एक्यूरेट नहीं थे. कुछ प्रेडिक्शंस गलत भी हुए हैं, कुछ प्रेडिक्शंस सही भी हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम करके उनके प्रेडिक्शन सही हुआ करते थे. तो वो टाइम के जो विद्वान या स्कॉलर्स हुआ करते थे, they were so accurate about their studies, they were so confirm about their studies. ठीक है. तो वो टाइम पे कैसा होता था, the idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 before Christ. 500 साल बिफोर क्राइस्ट के एटम की डिविजिबिलिटी का पता लगाया गया था इंडिया में. ओके. एंड इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड postulated that if we go on dividing matter, that is padartha, we shall get smaller and smaller particles. वो टाइम पे जो हमारे महर्षि कन्नड़ थे, उन्होंने क्या बोला था, अगर आप कोई भी चीज को, कोई भी मैटर को, या फिर आपके आजू बाजू की कोई भी दिखावी चीज को, अगर आप उसको डिवाइड करते जाओगे, डिवाइड करते जाओगे, डिवाइड करते जाओगे, तो एक टाइम पे आप ऐसे स्टेज पे पहुंच जाओगे डिवीजन के. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. ओके. एक टाइम पे उस डिविजिबिलिटी के उस स्टेज पे पहुंच जाओगे जहां पे वो फाइनेस्ट पार्टिकल रहेगा, उसके आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा. आप लोगों ने महर्षि कन्नड़ का नाम सुना है? यस क्लास? किसी ने महर्षि कन्नड़ का नाम सुना है? यस. ये सारे जो ऋषि वगैरह थे वो सारे विद्वान हुआ करते. दे वर स्कॉलर्स इनटू देयर ओन फील्ड. ओके. आर्यभट्ट, उन्होंने जीरो इन्वेंट किया, उन्होंने बहुत सारे मैथमेटिकल थ्योरीज दिए, साइंटिफिक एविडेंसेस दिए, राइट. तो उन्होंने एवे ही नहीं दिए, उन्होंने बहुत गहरी स्टडी की है. ओके. डू यू एग्री विथ मी क्लास? इज एवरीबडी विथ मी? यस. ओके. सो नाउ coming to this, is my textbook visible on your end now? Better? Yes. ओके. ओके. तो यहाँ पे
महर्षि कन्नड़ थे, इन्होंने जो पोस्टुलेट किया था वो टाइम पे कि अगर आप कोई भी चीज को डिवाइड करोगे, कोई भी पदार्थ को, ओके, मैटर को पदार्थ कहते हैं, कोई भी चीज को आप डिवाइड करोगे, हमें छोटे से छोटा हिस्सा मिलेगा और एक स्टेज ऐसे पहुंच जाएगी, अल्टीमेटली a stage will come when we shall come across the smallest particles beyond which further division which will be not possible. इसके आगे कोई डिवीजन नहीं होगा और वो होगा सबसे उसका फाइनेस्ट डिवीजन, जिसे आज हम एटम के नाम से जानते हैं. ही नेम दिस पार्टिकल्स जो आगे जाके और डिवाइड नहीं होंगे एज परमाणु. ओके, तो एटम्स को उन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु. परमाणु का मतलब है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर. अनदर इंडियन फिलोसोफर फकुदा कत्तायामा, okay, Pakuda Katayama elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter. Okay, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि जो एटम्स है वो कभी कभी अलग अलग फॉर्म्स में भी मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्स का एटम प्लस वाई का एटम ऐसे मिक्स करके भी हमको मिलते हैं. इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स. क्या बोलते हैं इसे हम? molecules. Yes, so far it is clear idea of atoms and molecules. Okay, matter को इसमें क्या बोलते हैं? पदार्थ. ओके, हम मैटर, इसे एटम को संस्कृत में क्या बोलते हैं? परमाणु. ठीक है, तो अराउंड द सेम एरा एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स केम इनटू द पिक्चर. Democritus and Lysippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. तभी उन्होंने postulation के साथ साथ confirmation दिया, जो कि ग्रीक फिलोसोफर थे. Democritus called these indivisible particles as atoms. इसका मीनिंग indivisible to the further extent. आगे चल के डिवाइड ना होने वाले पार्टिकल उसको atoms कह दिया. All this was based on philosophical considerations and not much experimental work to validate these ideas. Okay, सारे के सारे जितने भी इन्होंने स्टडीज किए वो टाइम पे सोर्सेस की काफी कमी थी. अभी हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस हैं. हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, हमारे पास क्या कुछ नहीं है प्रूफ करने के लिए. वो टाइम पे उनके पास जो अवेलेबल सोर्सेस थे और उन्होंने अपना जो ब्रेन लगाया था, दिमाग लगाया था, और उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन्होंने क्या दिया था हमें? उन्होंने हमें इसके बारे में जानकारी दी थी. ठीक है, उन्होंने बताया था ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन. फिलोसॉफिकल यानी पढ़ा लिखा, कंसिडरेशंस एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क. इस पे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए नहीं गए बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेस. नाउ टू वैलिडेट दीज आइडियाज वी कुड बी डन टिल 18th सेंचुरी. ये जो वो 500 BC से शुरू होते आ रहा है ये टॉपिक, ये 18th सेंचुरी में जाके वैलिडेट हुआ है. ओके, 18th सेंचुरी में आने के बाद ये वैलिडेट हुआ है. वैलिडेट हुआ मतलब इससे रिलेटेड हमें प्रूफ या एविडेंसेस मिलने लगे हैं. By the end of 18th century, scientists recognized difference between elements and compounds. 18th century के एंड में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स भी पिक्चर में आ गए. टेबल बनाया गया एलिमेंट्स का जिसे हम क्या बोलते हैं? यस क्लास, व्हाट डू वी कॉल सच टेबल एज? आर्यन, श्वेता, सफीर, सोनम, प्रिशा, इस एलिमेंट्स के टेबल को क्या बोलते हैं हम? नोबडी इज आंसरिंग. किसी को पता नहीं है? Am I audible class? मुझे ऐसी वाली फीलिंग क्यों आ रही है? Aryan, you may put in the chat box, please.
class? Good evening, ma'am. Yes, Aryan, good evening. Ma'am, I am speaking. Ma'am, here students and me all, including me. Ma'am, we are typing. Ma'am, maybe that ma'am they are not receiving you, but others are typing. Ma'am, their responses are being shared with me. Yeah, So, yeah, 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 yeah. Okay, I'll just stop and present again. I'm not okay. 1 minute. Thank you. Thank you, Aryan. 1 minute. Yes, now I got the responses. Wait, I'll reshare my screen again. Thank you. Yes, it is called as periodic table. Correct. Mm, okay. Yes, yes, now I can see. Correct. Visible, right, class? हाँ, okay, now I'm getting it. Thank you so much. So इसे हम periodic table कहते हैं. Periodic table में arrangement of elements होते हैं. Arrangement इस तरह से होती है जैसे आपकी रोल नंबर कैसे होती है क्लास में, बिल्कुल उसी तरह से उसको अरेंज किया जाता है. इसके बारे में हम धीरे-धीरे आगे देखेंगे. By end of 18th century, scientists recognized the difference between elements and compounds. एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं, उन्होंने 18th सेंचुरी के एंड में रिकॉग्नाइज किया. इसके बाद नेचुरली बिकेम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड व्हाई एलिमेंट्स कंबाइन एंड व्हाट हैपेंस व्हेन दे कंबाइन. अभी शायद एक्सीडेंशियल बहुत सारे इवेंट्स हुए रहेंगे लेबोरेटरी में फाइंड करने के समय या रिसर्चेस करने के समय, तो वो टाइम पे उनको पता चला कि ये कंपाउंड्स जो बनते हैं उनमें मिक्सचर होता है. मिक्सचर किस तरह का होता है, कौन कौन से स्टेज पे जाके मिक्सचर होता है, वो धीरे धीरे उनको पता चलने लगा था. एंटोनी लेवोजियर laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination. chemical combination किस तरह कौन से लेवल पे जाते हैं, वो लॉज जो है वो एंटोनी लेवोजियर ने स्टार्ट किया था. ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बहुत सारे चीजें करे थे जिसकी वजह से केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज जो है वो फॉर्म होने लगे थे. ओके, उनकी स्टडी के हिसाब से. द फॉलोइंग आर द टू लॉज. यहाँ पे हमारे पास दो लॉज है of chemical combination were established after much experimentation by Lavoisier and Joseph Proust. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबसे पहला लॉ है, और सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस. ओके, सबसे पहले हम देखते हैं मास, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या होता है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है. यहाँ पे there is a change in mass when a chemical reaction has taken place. ठीक है, क्या कभी हमने नोटिस किया है जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो मास बदलता है. यस, एनीबडी, आप लोगों ने नोटिस किया है कभी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम पे मास चेंज होता है. ओके, ठीक है, हम देखते हैं. आर्यन has said yes, Shweta has said yes. चलो देखते हैं. Let us take one example. We have set X and we have set Y chemicals. X वाले सेट में है 1.25 ग्राम कॉपर सल्फेट, Y वाले सेट में है 1.43 ग्राम सोडियम कार्बोनेट. दूसरा X में है बेरियम क्लोराइड 1.22 ग्राम्स, सोडियम सल्फेट है 1.53 ग्राम्स. उसके बाद लेड नाइट्रेट है 2.07 ग्राम्स, सोडियम क्लोराइड है 1.17 ग्राम्स. ओके, लेट अस सी. सोनम इज सेइंग नो. चलो देखते हैं. प्रिपेयर सेपरेटली अ 5% सोल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर. दोनों में से कोई भी एक पेयर का 5% सोल्यूशन बनाओ. ओके, अंडर एक्स एंड वाई ईच इन 10 ml इन द वाटर. ठीक है, 10 ml पानी लेना है और उसका ये कॉम्बिनेशन, लेट्स से पहला कॉम्बिनेशन ले लिया हमने और उसका सोल्यूशन बना दिया. टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ वाई इन द कोनिकल फ्लास्क एंड सेम सोल्यूशन ऑफ एक्स इन द इग्निशन ट्यूब. दिस इज कॉल्ड एज इग्निशन ट्यूब. ओके, ये जो ट्राइंगल है ये कोनिकल फ्लास्क है और ये जो पार्ट है
वो है इग्निशन ट्यूब. व्हाई इट इज कॉल्ड एज इग्निशन ट्यूब हम देखेंगे. नाउ एक्स, यहाँ पे एक्स जो है इग्निशन ट्यूब में है. हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली. ओके, सी दैट सॉल्यूशंस डू नॉट गेट मिक्स्ड. जब भी आप हैंग करते हो इग्निशन ट्यूब का सॉल्यूशन शुडंट गेट मिक्स्ड विद कोनिकल फ्लास्क. और हमें क्या करना है, थ्रेड को बाहर निकाल के उसको कॉक से टाइटली बंद करना है. ठीक है. वेट द फ्लास्क विथ इट्स कंटेंट केयरफुली. अभी हमने क्या करना है, इन दोनों के फ्लास्क को, ये पूरा के पूरे फ्लास्क को अलोंग विथ इग्निशन ट्यूब उसे वे करना है. नाउ टिल्ट एंड swirl the flask so that solutions x and y get mixed. हमने क्या करना है, पहले मिक्स करने से पहले हमने वेट लिया था. अभी सोल्यूशन एक्स एंड वाई मिक्स करने के लिए हमने फ्लास्क को टिल्ट किया और अंदर की इग्निशन ट्यूब को मिक्स करके इनके दोनों के फ्लास्क और इग्निशन ट्यूब के सोल्यूशन को मिक्स करके उसको स्वॉल किया. दोबारा वेट करना है. व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शन इन द फ्लास्क. फ्लास्क में जो रिएक्शन होता है उसमें क्या होगा. व्हाट डू यू थिंक दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, और व्हाई शुड वी पुट कॉक ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क. अगर केमिकल रिएक्शन करवाना ही था तो हमने माउथ, फ्लास्क के माउथ पे कॉक क्यों लगाया. एंड डज द मास ऑफ द फ्लास्क and the contains change after mixing the reactions or after mixing both the contents. Let us see क्या होता है. Law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. इसका जवाब एक ही है. अगर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है तो इसका जो मास है, यानी कि अगर ये 5 ml है और अंदर का जो 10 ml का सोल्यूशन है, तो दोनों का मास अगर अलग अलग वेट किया तो 15 ml निकला, और दोनों को टिल्ट करके मिक्स किया तो दोनों का भी मास 15 ml निकलेगा. यस और नो स्टूडेंट्स. ट्यूब और कोनिकल फ्लास्क को अलग अलग वेट किया तो निकला 15 ml, और हमने मिक्स करने के बाद भी दोबारा वेट किया तो दोनों का कंटेंट का जो रिएक्शन होने के बाद हमें वेट मिलेगा वो भी 15 ml रहेगा. सो यहाँ पे हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो प्रूव होता है. वो कहता है मासेस कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना मास क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है. कोई भी केमिकल रिएक्शन को ले लो. ठीक है. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये तो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसमें हमको एक पोस्टुलेशन तो फाइनली पता चल ही गया कि एक ये वाला पोस्टुलेशन हमारे पास रेडी है. ठीक है. अब आते हैं हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस पे. आप लोगों को प्रोपोर्शन पता ही है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैथ्स में आप लोगों ने किया होगा. तो आप मुझे बताइए प्रोपोर्शन का मतलब क्या है. आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स. प्रोपोर्शन का मतलब क्या है. रेशियो और प्रोपोर्शन अलग है सपीर. रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर का नाम बताया मैंने आपको. प्रोपोर्शन को आप किस तरह से सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करोगे. यस, बोलो बोलो. नो, नॉट सेम रेशियो, कुछ तो अलग रहेगा. नहीं, क्या मैं बोल सकती हूँ प्रोपोर्शन का मतलब है बड़े हिस्से का एक छोटा सा पार्ट. when two different quantities have same ratio. Partially right आर्यन, not completely right. रेशियो अलग होता है, प्रोपोर्शन अलग होता है. कोई बड़ी चीज होती है, उसका एक हिस्सा निकाल दो आप और उसी हिस्से को आप कंटिन्यू करते जाओ. ओके, उसी हिस्से को अगर आप कंटिन्यू करते जाओ, जैसे कि अगर 10 किलो चावल में से आपने 5 किलो चावल निकाले, इसी को आप कंटिन्यू करते जाओ. ओके, 20 किलो चावल में से 10 किलो चावल निकाले, प्रोपोर्शन सेम रह रहा है, रेशियो सेम रह रहा है आपका 1:2 का. यस, सो इसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं. यहाँ पे आते हैं दोबारा. Lavoisier along with other scientists noted that many compounds were composed of 2 or more elements and each such compound had the same elements in the same
proportion, the relationship between the size of the perfect. Yes, Shweta. गूगल से कॉपी पेस्ट किया है? Yes? No, all right. That is correct actually. Relationship between size or the amount of two things. Correct. So Lavoisier ने क्या किया? अपने साइंटिस्ट के ग्रुप के साथ he noted many compounds and they were composed of two or more elements. In each and such compound had the same elements in the same proportions, irrespective of where the compound came from or who prepared it. ठीक है, उससे कुछ लेना देना नहीं था, कहाँ से कंपाउंड आया, किसने बनाया, कोई लेना देना नहीं। पर उन्होंने अपने साइंटिस्ट के ग्रुप के साथ उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करना चाहा। किस पे करना चाहा? इन अ कंपाउंड सच एज वाटर। वाटर को हम कंपाउंड बोलते हैं, राइट? ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। ठीक है, ये 1:8 ये इन्होंने कैलकुलेट करके रेडी रखा है हमारे लिए। तो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू वाटर, सॉरी, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है 1 तो ऑक्सीजन है 8। वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, yes, whatever the source of water, thus if 9 grams of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained. अगर आपने कितना भी ग्राम पानी लिया, आपको उसमें से 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा तो 8 ग्राम का ऑक्सीजन मिलेगा। ये उन्होंने प्रेडिक्ट करके रखा है। ठीक है, सिमिलरली इन अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 14:3 बाय मास। ये रेशियो कांस्टेंट है। कैसे आया? इन्होंने इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने इसको ये क्या बोलते हैं, कंफर्म किया, फाइंड आउट किया कि हाइड्रोजन, अमोनिया, नाइट्रोजन, इनका रेशियो रहेगा 14:3 बाय मास। Whatever the method or source from which it is obtained, हमें अभी कोई लेना देना नहीं है इससे फिलहाल के लिए। फिलहाल हमारा फोकस है पूरा का पूरा proportions पे। Let us come back to that. This led to the law of constant proportion. इस एक्सपेरिमेंट की वजह से law of constant proportion पिक्चर में आया, which is also known as the law of definite proportions. Okay, जिसे law of definite proportion भी कहा जाता है। definite मतलब fixed proportion. This law was stated by Proust as in a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass. तो ये law क्या बोलता है? This law, Proust stated that in a chemical substance, ठीक है, in a chemical, sorry for that, okay. Proust ने कहा कि as in the chemical substances, the elements are always present in definite proportion by मास। तो ये जो प्रपोर्शन है ये मास की वजह से डिसाइड होता है। ठीक है, प्रोस्ट ने ये बताया। The next problem faced by the scientists was to give appropriate explanation of these laws. लॉ पोस्टुलेट करने के बाद बात खत्म हो नहीं जाती है, लॉ को सपोर्ट करने वाले सेंटेंसेस भी देने पड़ते हैं। सो ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डेल्टन, ओके, प्रोस्ट के इस सेंटेंस को जस्टिफाई करने के लिए ब्रिटिश केमिस्ट मतलब जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जॉन डेल्टन provided the basic theory about nature of the matter. Dalton picked up the idea of divisibility. Dalton ने क्या किया? He picked up the idea of divisibility of matter, which was till then just a philosophy. अभी भी वो जो divisibility की theory थी वो philosophy ही थी, अभी तक उसका कोई supporting document आया नहीं था। He took the name atoms as given by the Greeks. उन्होंने क्या किया? ग्रीक्स के नाम को अपनाया एटम्स करके एंड सेड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एटम्स। मैटर का सबसे एकदम अंदरूनी छोटे से छोटा पार्टिकल आर एटम्स, परमाणु, जो आगे डिविजिबल नहीं होता है। His theory was based on the laws of chemical combination. उन्होंने क्या थियरी, ये थियरी प्रूव करने के लिए किसका सपोर्ट लिया? उन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सपोर्ट लिया। Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass and law of definite proportion. इन्होंने जो थियरी पोस्टुलेट करी उसमें ये दोनों थियरी के प्रूफ साथ में मिल गए। ओके, एक तो मास भी कंजर्व हो गया, कैसे मास कंजर्व होता है और प्रोपोर्शंस कैसे डेफिनेट होते हैं,
ये इसमें पता चल गया. So far it is understood. Can we go to the introduction of the scientist? किसी को यहाँ पे कोई डाउट है? Yes, am I going too fast? Yes. दो बच्चों के लिए मैं फास्ट नहीं जा रही हूँ, बाकी सारे बच्चों के लिए ऑल गुड. आर्यन 3. और कोई? सिर्फ 2-3 बच्चे ही यहाँ पे अटेंटिव हैं. ओके, बाकी कोई नहीं है. सोनम है, सफीउर है, श्वेता, आर्यन, बाकी सब कहाँ गए? Anyways, John Dalton was born in a poor weaver's family in 1766 in England. Okay, Safiyur, thank you once again. So in 1766 in England, he began his career as a teacher at the age of 12. Okay, वो टाइम पे कोई क्वालिफिकेशन ऐसा कुछ था नहीं. ऑलरेडी हमारा वर्ल्ड जो था वॉर जोन में ही था, तो जो भी ऑक्यूपेशन मिलता था लोग कर लेते थे. ठीक है. नाउ हियर 7 years later, he became a school principal. In 1793, Dalton left for Manchester to teach mathematics. Dalton ने अपना सब्जेक्ट उठा लिया मैथमेटिक्स और उन्होंने मैनचेस्टर के लिए रवाना हो गए. Now, after mathematics, he was also interested for physics and chemistry in the same college. He spent most of his life there teaching and researching. Teaching के साथ साथ researching पे उन्होंने अपना टाइम ज्यादा स्पेंड किया. In 1808, he presented his atomic theory. 1808 में उन्होंने अपना डेल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट किया, which was turning point in the study of matter. सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि इनकी स्टडी ने एक ये जो जितने पॉस्टुलेशंस हो रहे थे आज तक, जितने प्रेडिक्शन हो रहे थे, जितने फिलोसॉफिकल आंसर्स आ रहे थे, उसके लिए एक सपोर्ट पॉइंट रेडी किया. इट इज अ टर्निंग पॉइंट इन द स्टडी ऑफ मैटर. क्या हुआ था? According to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, a compound, or a mixture, is composed of smallest particles called as atoms. Do you agree with me, children? Yes, do you agree with Dalton? कोई भी तरह का मैटर रहने दो, उसमें एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, सबका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम पे आके रुकता था. करेक्ट. The postulates of this theory may be stated as follows. क्या बताया था? All matter is made up of very, very tiny particles which are called as atoms, which participate in chemical reaction. और ये atom जो है, ये matter की तरह ही chemical reaction में participate करते हैं. Atoms are indivisible particles which cannot be created nor destroyed. Atoms को कोई बना नहीं सकता है और ना उसको कोई destroy कर सकता है. किसमें? Chemical reaction में. एटम ऑब्वियसली बनते हैं while मेकिंग ऑफ द एलिमेंट, बट उसको कोई बोलते हैं आर्टिफिशियल लेवल पे बना नहीं सकता है. ठीक है. एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन अ मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जांपल, अगर एलिमेंट आप सिल्वर ले लो तो सिल्वर के पूरे के पूरे एलिमेंट में आपको सिल्वर के एटम मिलेंगे. करेक्ट. और एटम्स ऑफ सिल्वर विल हैव प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्वर. यस. क्या सिल्वर के अंदर गोल्ड वाला आइटम मिलेगा आपको? हैव यू नोटिस दैट एनी टाइम? नो. सो बेसिकली दे आर आइडेंटिकल इन मासेस. जो उनका मास रहेगा वो आइडेंटिकल होगा, सिल्वर का मास रहेगा वो आइडेंटिकल होगा, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होगी. नाउ atoms further combine in the ratio of small whole numbers to form a compounds. एटम जब भी कंबाइन होते हैं तो हमेशा होल नंबर्स में ही कंबाइन होते हैं. अगर आपने अपना केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला देखा होगा, क्या आप लोगों ने नोटिस किया है, आप होल नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हो. बैलेंसिंग के टाइम पे होल नंबर यूज करते हो. क्या आप डेसिमल पॉइंट यूज करते हो बैलेंसिंग के टाइम पे? नो, राइट. यू यूज होल नंबर्स. सो होल नंबर में ये एटम जो है या एटम के जो नंबर्स है वो मल्टीप्लाई या फिर वो एड ऑन होते हैं. The relative number and the kind of atoms are constant in a given compound. कोई भी कंपाउंड में
एटम का जो नंबर होगा वो कांस्टेंट होगा, उसी के ऊपर पूरी एलिमेंट की प्रॉपर्टी बेस्ड रहेगी. Now we will study in the next chapter all these atom how they are made up of small particles. किस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल बने हैं और ये सारे आते हुए चैप्टर में पढ़ेंगे. इसके पहले हम आगे बढ़े, सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज एन एटम. आई विल कम टू दिस क्वेश्चंस इन अ व्हाइल. ये जो क्वेश्चन है ब्लू वाले, वी विल सी दैट लेटर. पहले हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं, फिर साथ में और एक क्वेश्चन कर लेते हैं. इज दैट ओके विथ एवरीबडी? यस, ओके, fair enough. Now, what is an atom? Have you ever observed a mansion building? Walls, from these walls, a room, and then the collection of rooms in the form of a building. What is a building block of the huge building? What about building block of an ant hill? It is a small grain of a sand. Similarly, building block of all the matters are atom. छोटा ग्रेन रहने दो, छोटी मिट्टी का कण रहने दो, मेंशन की बिल्डिंग रहने दो, बिल्डिंग के अंदर दीवार रहने दो, दीवार के अंदर सीमेंट रहने दो, हर एक का छोटे से छोटा पार्ट इज योर atoms. Do you agree with me, children? So, atom are the smallest indivisible particle of matter. Can I say that? Atoms are smallest indivisible. I'm typing here. Atoms are the smallest indivisible particles of matter. Okay, correct? Yes. Coming back to atom. How big are the atom? आप atom की size कैसे नाप सकते हो? Atoms are very very small. They are smaller than anything that we can even imagine or compare with. Atom cannot be compared with the smallest of the element. बहुत ही छोटे होते हैं. More than millions of atoms, when stacked, would make a layer barely as thick as a sheet of a paper. अगर आप मिलियन एटम्स को भी ले लो तो भी आपके एक शीट ऑफ पेपर की तरह जाड़ा ये बन नहीं पाएगा, अगर आप उसको एक के ऊपर एक अरेंज भी कर लोगे तो. इतने छोटे एटम्स होते हैं. ठीक है. एटॉमिक रेडियस समझ लो. एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स. ओके, which is 1 upon 10 raised to 9, 1 upon 10 raised to 9 meters, okay, is equal to 1 nanometers. So 1 meter is equal to 10 raised to 9 nanometers. इतना छोटा सा एटम होता है. रेडियस इतना सा होता है उसका कि 10 के ऊपर 9 शून्य लगा दो आप. ठीक है. नाउ relative sizes, radius and meters. 10 raised to minus 10 atom of hydrogen, hydrogen atom का ये है रेडियाई. उसके बाद मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का रेडियस 10 raised to minus 9 है. उसके बाद मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन का रेडियस है 10 raised to minus 8. ग्रेन ऑफ सैंड 10 raised to minus 4. एंट का जो रेडियस है 10 raised to minus 3. एप्पल का रेडियस है 10 raised to minus 1. तो सोचो अगर इतना एप्पल का रेडियस है तो ये कितना छोटा होगा. जस्ट कंपेयर इन योर माइंड. ओके, चलो, coming back here, we might think that if atoms are so insignificant in size, why should we care about them? Why it is important to care about them? Because everything around us is because of atom. Class, just hold on, I'll be right back.
हियर आई एम बैक. ऑल राइट, ठीक है. अभी we might think that if atoms are so insignificant in size, why should we even care about them? This is because our entire world is made up of atoms. हर एक दुनिया में कण कण, कोई भी चीज बोलो, everything is made up of atoms. We may not be able to see them, but they are the part. They are there and constantly affecting whatever we do. Through modern techniques, we can now produce magnified images or surfaces of elements showing atoms. At the, an image of the surface of silicon. Silicon की ये surface है, इस तरह से दिखती है, जिसके ऊपर millions of atoms है. You can see this. Millions of atoms मिला के एक colony बनी है. Okay? So there are so many atoms in this surface of silicons, which is a magnified image of electron microscope. What are the modern day symbols of atoms of different elements? अलग अलग elements के modern day symbols क्या होते हैं? Depending upon the size and depending upon the structure of atom, ये कुछ यहाँ पे elements के symbol दिए हुए हैं. Dalton was the first scientist जिन्होंने ये सारे symbol का इस्तेमाल किया था. Use this in very specific sense. When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element. Okay? उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सारे सिंबल्स अपने स्टडी के लिए अप्लाई किए थे. ठीक है, दैट इज वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट. उसके बाद डेल्टन के बाद आए बर्जिलियस. Berzelius suggested that the symbols of element can be made from one or two letters of the name of this element. अब हर बार ये शेप ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं था. ओके, एवरीबडी couldn't remember this shapes की हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है. तो बर्जिलियस ने और इजी मेथड क्या दिया, उन्होंने सजेस्ट किया कि सिंबल्स यूज करो. ओके, these can be made of one or two letters, जिसे हम आज यूज करते हैं, राइट, पीरियोडिक टेबल में. So these can be made of one or two letters. So अभी यहाँ पे symbols of some elements are proposed by Dalton. Dalton ने इस तरह के symbols दिए थे. हाइड्रोजन के लिए सर्कल करके एक बीच में डॉट, फॉस्फोरस के लिए एक पीस जैसा सिंबल होता है वो, कॉपर के लिए सर्कल करके सी, गोल्ड के लिए इस तरह से कार्बन, सल्फर, लेड, प्लेटिना, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, मर्क्यूरी. बट क्या पॉसिबल है 108 एलिमेंट्स जो हमारे पीरियोडिक टेबल में, उसके सारे सिंबल सभी को याद रहे? इज इट पॉसिबल? नो, एब्सोल्युटली नो. तो उसके बदले हम वन और टू लेटर्स वर्ड याद रख सकते हैं इजीली. एक दो बार ग्लांस कर लिए तो याद रहेंगे. So in the beginning, the names of the elements were derived from the name of the place where they were found out for the first time. Okay, absolutely time consuming plus energy consuming plus इतना सारा याद रखना, confusion भी हो सकता है. Everybody handwriting is different. So rather going for those symbols, यहाँ पे in the beginning क्या किया, बर्जिलियस के आइडिया से जो एलिमेंट जहां पे डिस्कवर हुआ था, ओके, जो एलिमेंट जिस एरिया से मिला था उस एरिया के नाम से उस एलिमेंट का नाम रखा गया. फॉर एग्जाम्पल, the name copper was taken from Cyprus. Okay, some people name were taken from the specific colors. For example, gold was taken from the English word meaning yellow. Okay, gold का जो old letter था, it was known as yellow. सॉरी, येलो का ओल्ड लेटर गोल्ड था, तो गोल्ड जो येलो दिखने वाला एलिमेंट है उसे गोल्ड नाम रख दिया गया. नाउअडेज, वो टाइम पे तो कोई ऐसी बॉडी नहीं थी जो नाम को अप्रूव करे, जो एलिमेंट्स को अप्रूव करे. बट नाउअडेज वी हैव IUPAC. व्हाट इज IUPAC? IUPAC is nothing but a body. Okay, it is International Union of Pure and Applied Chemistry. It is a body of chemistry. It is an international scientific organization which approves names of the elements, symbols and units. मास किस यूनिट में मेजर होगा, सिंबल क्या रख सकते हैं नए एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स कौन कौन से पीरियोडिक टेबल में ऐड होंगे, कौन से एलिमेंट सेफ है स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, ये सारी चीजें, और कौन से पेपर्स, रिसर्च पेपर सेफ हैं पब्लिश करने के लिए, सारी चीजें IUPAC डिसाइड करती है ऑन इंटरनेशनल लेवल. ठीक है. Now many of these symbols are the first one or two letters of the element's name in English. ठीक है.
जैसे हमने पीरियोडिक टेबल में देखा आयन का Fe करके है, F कैपिटल है, E स्मॉल है. द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर. ओके, अगर उसके साथ दूसरा लेटर फॉलो हुआ तो इट इज रिटन इन अ स्मॉलर लेटर, दैट इज लोअर केस लेटर. जैसे मैंने आपको क्लास बताया Fe करके लिखते हैं, तो यू राइट Fe लाइक दिस, राइट? दिस इज समवॉट लाइक this Fe. This stands for iron, correct? Yes or no? So first letter is always capital and another's following letter is always in the lower case or small letter. For example, हाइड्रोजन का H है. अब हाइड्रोजन के साथ कोई अकम्पनी नहीं कर रहा है, पर एल्यूमिनियम के साथ Al अकम्पनी कर रहा है. ओके, कोबाल्ट के साथ CO अकम्पनी कर रहा है. हम उसको कैपिटल में नहीं लिखेंगे, कैपिटल होगा एक स्मॉल होगा. ठीक है. Symbols of some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name. Okay, इसे हम कहते हैं symbol of the element. First is a capital letter and following is a smaller letter. Examples are chlorine का Cl, zinc का Zn, etc. Other symbols have been taken from the name of the elements in Latin. Okay, जो बाकी के सिंबल के लिए कुछ हुआ नहीं, तो जो लैटिन, ये जर्मन और ग्रीक लैंग्वेज थी, वो टाइम की एंशियंट लैंग्वेज थी जो साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी करी थी, जिस लैंग्वेज में उन्होंने अपना केमिस्ट्री स्टडी किया था, तो उन्होंने ये लैंग्वेज को अपना बेस बनाया. फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ आयन इज Fe. ओके, अगर हमारा आयन का सिंबल Fe है, सो इसका लैटिन नेम है फेरम, इसलिए इसका नाम Fe है. F और E को स्टार्टिंग में रखा गया है. ओके, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेरस. वैसे ही सोडियम का लैटिन में नाम है नेट्रियम, इसलिए इसका सिंबल है Na. Na कहाँ से आया? इससे, इस नाम से आया. Na इज फॉर नेट्रियम. पोटेशियम इज K कहाँ से आया? केलियम का K आया, K. ओके, therefore each element has a name and unique chemical symbol associated with it. So far it is clear class. हर एलिमेंट का यूनिक नाम है, कभी भी आप देखोगे तो कोई भी नाम रिपीट नहीं होगा. Passage of time and repeated usage. Okay, the above table is given for you. Refer to the whenever you study about the elements. Do not bother to memorize all in one go. ठीक है, धीरे धीरे करके आप मेमोराइज कर लेंगे. With the passage of time and repeated usage, you will automatically be able to remember the symbols. Okay, and it will always stick in your mind. आपको ये पूरा टेबल बाय हार्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. ठीक है, अभी आते हैं हम टेबल के पास दोबारा एक बार. एल्यूमिनियम का Al याद रहेगा, आर्गन का Ar याद रहेगा, बेरियम का Ba याद रहेगा, बोरॉन का B याद रहेगा स्टार्टिंग का. ठीक है, वी हैव कैल्शियम का Ca, कार्बन का ओनली C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का Co. जो इजी है वो याद रखते जाना. ठीक है, यू डोंट हैव टू बाय हार्ट एनीथिंग. जैसे जैसे आप केमिकल रिएक्शन या कोई भी इसमें यूज करोगे, वैसे वैसे आपको याद होते जाएगा. ठीक है, लेट अस गो अहेड विद एटॉमिक मास. डू वी हैव टाइम? या वी स्टिल हैव 5 मिनट्स. एटॉमिक मास का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर स्टॉप कर लेते हैं, इसे नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे. इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? यस क्लास, I'll give you 2 to 3 minutes for solving your doubt. All okay? Great. Fantastic. The most remarkable concept of the Dalton's atomic theory proposed was the atomic mass. According to him, each element had a characteristic atomic mass. Okay, हर एक एलिमेंट का अपना एटॉम का मास हुआ करता था. जिस एटॉम से वो बना है उसकी वजह से उसको एक मास हुआ करता था. The theory could explain the law of constant proportion so well that scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom. इतनी अच्छी तरह से उन्होंने थ्योरी को एक्सप्लेन किया था कि साइंटिस्ट ने इस पोस्टुलेशन के लिए काम करना शुरू कर दिया. Since determining the mass of an individual atom was relatively difficult task, single atom का मास डिटरमाइन नहीं कर सकते थे, इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास का थ्योरी
were determined using the laws of chemical combinations and compounds form. केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल रिएक्शन में जो कंपाउंड बनते हैं उस थियोरी के बेस पे उन्होंने एटम के मास डिसाइड करना शुरू कर दिए. एटम इतने छोटे हैं कि आप उसका एक एक मास तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, राइट? It will take you ages and ages to calculate the mass. So they started combining it with different atoms, combining it with different combinations, compounds बना के उसका mass find out करते थे. Let us take a note at example. Let us take a look at an example of a compound. Carbon monoxide जिसे CO बोलते हैं हम, it is formed by carbon and oxygen. जिसे हम क्या बोलते हैं? Incomplete burning of carbon, right? Carbon dioxide is complete combustion. Carbon monoxide is incomplete combustion. Yes or no? Yes? Okay. So here we have CO, इसका मतलब है कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलके बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड. It was observed experimentally that 3 grams of carbon combines with 4 grams of oxygen to form CO. In other words, carbon combines with 3 times its mass of oxygen. Suppose we define the atomic mass unit, earlier abbreviated as AMU, but according to the latest IUPAC recommendations, it is now written as small u. पहले atomic mass unit ऐसे लिखा करते थे, अभी atomic mass unit को small u में लिखते हैं. That is a unified mass atom का overall mass as equal to the mass of one carbon atom. When we would assign the carbon an atomic mass of 1.0 units and oxygen as an atomic mass of 1.33 units. However, it is more convenient to have these numbers as whole numbers or nearer to the whole numbers as possible. आप जब भी combine करते हो mass, try to take it as a whole number 1.33 या फिर nearer to whole number, round off कर दो इसको. 1.3 को राउंड ऑफ करके 1 कर दो, ओके? 1.88 को राउंड ऑफ करके 2 कर दो. ट्राई टू टेक अ नियरर मास नंबर, ओके? आती हूँ एक मेन पॉइंट पे, व्हाई इट इज असाइन्ड टू अ कार्बन, व्हाई कार्बन इज ऑलवेज टेकन इनटू कंसिडरेशन. एनीबॉडी क्लास? व्हाई कार्बन के साथ सभी चीजों को कंपेयर किया जाता है? एनीबॉडी हु कुड आंसर मी दिस क्वेश्चन? यस? आप लिख लीजिए, तब तक मैं ये वाला सेंटेंस कंप्लीट करती हूँ. While searching for various atomic mass units, scientists initially took 1/16 of the mass of atom of naturally occurring oxygen as the unit. This was considered relevant due to 2 reasons. कौन से 2 रीजन थे? Oxygen reacted with large number of elements and formed compounds. क्योंकि हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है और ऑक्सीजन का रिएक्शन ज्यादा होता है. This atomic mass unit gave masses of most of the elements as a whole numbers. Okay? और atomic mass जितने भी मिले वो हमें whole numbers में मिले. ठीक है? Next time onwards we will start from here. I'm still coming back to my question. That is, why do we consider carbon और carbon को हम हर बार consideration में क्यों लेते हैं? हर चीज को हम कार्बन से कंपेयर क्यों करते हैं या हाइड्रोजन से कंपेयर क्यों करते हैं? नो वन? नॉट अ रॉन्ग आंसर ऑल्सो. सो बेसिकली क्लास, ओके, सो बेसिकली हाइड्रोजन इज मोस्टली अवेलेबल इन आवर एटमॉस्फेरिक ये, सो इज अवेलेबल कार्बन. ठीक है, भले कार्बन ट्रेसेस में है, लेकिन हर प्राणी के अंदर, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर या हर चीज हमारी पृथ्वी पे है, मोस्टली इट इज मेड अप ऑफ कार्बन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंस. उसके अंदर कार्बन है ही. तो जो भी आप कंपैरिजन करोगे, जो हर जगह पे एलिमेंट प्रेजेंट है उसी के साथ कंपैरिजन करोगे, राइट? ओके, एंड हेंस दैट इज व्हाई वी यूज कार्बन एज अ रेफरेंस और हाइड्रोजन एज अ रेफरेंस. ओके, हाइड्रोजन मेटल और नॉन मेटल दोनों कैटेगरी में आता है. गॉट इट? नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू विथ द नेक्स्ट पार्ट. Any queries? 1 minute left.
Anything you wish to ask me? No? All right. चलो, see you again next time. Please put down your portion. क्या क्या portion है आपको, और एग्जाम कभी है वो डेट डाल दो एक बार. एग्जाम कभी और पोर्शन क्या है, कौन से चैप्टर है, चैप्टर नंबर डाल दो. Okay, next month, first and second chapter. So our portion is technically completed, right? Sonam and Safiyur, same? Yes, completed, all completed. So our portion is completed for this exam, right? Chalo, theek hai. We'll meet again in the next session. Bye-bye, everybody. Take care. Okay, Sonam.